जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार जो पुलिस एग्ज़ाम है वो उसका डेट अनाउंस हो चुका है और आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है जो जिसका डेट आपको ऑलरेडी पता है। दोस्तों आपको पता है कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत रिपीट होते हैं। तो जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप उसको पढ़ देते हैं, यानी कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के प्रश्न जो है वो बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। आपको पीवाईक्यू के को देखकर पता चल जाता है, ठीक है? तो इसी के लिए दोस्तों हमारे जो प्यारे सर हैं, रोशन आनंद सर हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के फाउंडर हैं, इनके द्वारा बिहार पुलिस के लिए जो है आपके क्वेश्चन बैंक को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 2010 से लेकर के 2024 में जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था अभी 2024 में, जितने भी शिफ्ट हुए थे उन सभी शिफ्ट को एक बुक में समाहित किया गया है, जिसका नाम ये बुक है बिहार पुलिस हल प्रश्न पत्र। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको दोस्तों हम क्या करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर इसको प्रत्येक सेट मतलब उसके द्वारा इसे हम लोग पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज हमारा सेट नंबर 1 होगा, जिसमें हम 7/8/2024 एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? अगस्त महीने में पिछले वर्ष जो हुआ था उसी को हम ये क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, इसलिए इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ आप मुझे टेलीग्राम पे देंगे, तो उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को। देखिए दोस्तों यहाँ पे है आपके पास बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा हल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि है कौन सा 7/8/2024 ईस्वी का, ठीक है? पेपर 1 है, जिसमें विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे होंगे। जो भर्ती आई थी 21,351 पदों के लिए, इसका जो प्रश्न पूछे गए थे आप इसको देखिए आराम से, और उसके बाद आप बताइएगा कि यदि आप एग्जाम दिए होंगे इसका तो आपका कितना स्कोर बना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। पहला दोस्तों प्रश्न क्या है यहाँ पे कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था, ठीक है? तो दोस्तों ये आपके पास पॉलिटी का सवाल है। इसमें कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के दशक में न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो दोस्तों कौन सा था? जनहित याचिका, ठीक है? जिसको तो हम क्या बोलते हैं, PIL कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप जनहित याचिका देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं जनहित याचिका कहते हैं। ये कब आया था? 1980 के दशक में आया था, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप वहाँ पे देख लीजिए, आपको हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि भारतीय न्याय पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, इसका फुल फॉर्म क्या है तो प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती इनका पूरा नाम है। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि जो आया था क्वेश्चन, ये जनहित याचिका किसके समय में आया था, तो PN भगवती के समय में आया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत अवधारणा का बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो जनहित याचिका है PIL है, इसका जनक किसे कहते हैं हम लोग, तो PN भगवती को हम लोग कहते हैं जनहित याचिका के जनक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। जनहित याचिका इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, ठीक है? दोस्तों कोई भी देश है, जैसे कि जहाँ पे लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे संसद उसका निर्माण करती है, तो किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है ना, वो किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है, ठीक है? जो पार्लियामेंट होती है वहाँ की, वही क्या करते हैं, देश के कानून बनाते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्कशन में क्या दे रखा है, तो देश में किसी भी कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है संसद के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। यानी संसद के अंग की हम बात करें दोस्तों, कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति आ जाएंगे, राज्यसभा हो जाएंगे और लोकसभा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा दोस्तों क्या होती है, ऊपरी सदन होती है, जबकि लोकसभा क्या होती है, निचली सदन होती है। आप लोग ध्यान रखें इस बात को। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें अगर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है वो किसको बताता है, राज्यसभा को, जो उच्च सदन है आपको हम बता चुके हैं। और जो लोकसभा है दोस्तों, अगर हम बात करें लोकसभा का, तो दोस्तों लोकसभा आप लोग ध्यान रखेंगे वो कौन सी है, 81 में आपके पास लोकसभा की चर्चा की गई है। दोस्तों आप एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, सरला करके, स र ला, मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे संसद की हम बात करेंगे तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, 79 में संसद की चर्चा की गई है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में दोस्तों कितनी हो जाएगी, 80। और जो लोकसभा में पास है वो कितनी जाएगी, 81, 81। तो इन तीनों का आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके आपका प्रश्न यहाँ से सही हो जाएगा।
राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है और वर्तमान कितनी है? 245 सीटें राज्यसभा में यहाँ पे दी गई हैं। तो ये बातें यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले को 12 सदस्यों को करता है, मनोनीत करता है कौन? तो राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे अधिक जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और आपके राज्यसभा में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें बिहार में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो 16 सीटें बिहार में आपको राज्यसभा के देखने को मिल जाएगा। चलिए, राज्यसभा क्या है? तो एक अस्थायी सदन है, यानी कि इसका विघटन कभी नहीं होता है। बाकी लोकसभा की हम बात करें, ये क्या अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन हो जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पे इसका चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 1/3 सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं राज्यसभा में, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस बात को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। लोकसभा दोस्तों यहाँ पे है 81 में, आपको हम बता दिए थे निम्न सदन है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष पे होता है। इससे पहले भी हो सकता है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसमें जो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष पहले थी उसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन फिर से क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 आता है, जिसके द्वारा 5 वर्ष को फिर से कर दिया गया था और वर्तमान में क्या है, तो 5 वर्ष ही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में न्यायपालिका 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पे कौन होता है? भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, जो कहाँ पे है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि भारत में जो है अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो आपको बताना होगा कौन सा? सुप्रीम कोर्ट है, जो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान दोस्तों कितने हैं? 33 है। मुख्य 33 है न्यायाधीश, और जबकि क्या है, एक क्या आपके पास? तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अभी जो आपके पास अभी जो वर्तमान में कौन है? सीजीआई। आपको बताना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है आपके पास निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग किसमें है, तो भाग 15 में आपके निर्वाचन आयोग है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसकी चर्चा की गई है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और दोस्तों वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार जी हैं। इससे पहले राजीव कुमार जी थे, जिसको चेंज करके अब जो है ज्ञानेश कुमार जी वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही सब बात दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सब प्रश्न पूछा गया था। यदि आप चाहते हैं इसका पीडीएफ प्राप्त करना, आपको हम पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब क्या हुआ? इसे बोलते हैं बजट। बजट की चर्चा कहीं भी शब्द का चर्चा कहीं भी नहीं किया गया है। इसके जगह पर क्या किया गया? जो तो इसके जगह पर आपके पास वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है बजट में। और दोस्तों ये जो इसका आर्टिकल होता है ना, वो कौन सा होता है? 112 जो अनुच्छेद हमारे पास है, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति वर्तमान में वही क्या करते हैं, वो वार्षिक वित्तीय विवरण की जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जाता है, लेकिन बजट की चर्चा संविधान में नहीं है। इसके स्थान पर कौन सा शब्द आता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में है, आपको हम बता चुके हैं, अनुच्छेद 112 में है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को देखेंगे आप लोग। देखिए अनुच्छेद 75(1) के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के। वही क्या थे? सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, और सबसे अधिक अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में बात करें, तो सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है बिहार के हैं, बिहार के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको ही सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के, क्या पूछा गया था।
सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्रीय अधिकार में क्या शामिल है? क्या शामिल है दोस्तों? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे संघ व राज्यों के बीच में राज्यों के बीच विवादों का निपटारा जो है ये शामिल है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों क्या क्या आते हैं? तो आपके पास देखेंगे तो आपराधिक मामले आएंगे और दीवानी मामले आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सोबा रिगपा क्या है? दोस्तों सोबा रिगपा का प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से। इसका मतलब होता है कि हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति को क्या बोलते हैं? हम लोग सोबा रिगपा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिमालय की जो पारंपरिक दवा पद्धति है इसे क्या बोलते हैं? सोबा रिगपा कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। वो कहाँ किए थे? कोलकाता में किए थे। ठीक है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गोलकीपर को तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। किसमें? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन करने वाले के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार स्थापना कब हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना होती है। इसमें जो राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार में दी जाती है। अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसमें आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में दोस्तों ये आपके पास 10 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं पुरस्कार राशि के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो जी सेट हमारे पास भू अस्थायी उपग्रह है, एंड्रू सेट भी है, हेम सेट भी है, जबकि आपके पास जुगनू जो है आपके पास ये आपके पास भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि इन सेट हो गया, जी सेट हो गया, कल्पना फर्स्ट हो गया, एडू सेट हो गया और हेम सेट, ये सभी क्या आपके पास भू अस्थायी उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। यानी श्यामा चकेवा आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये श्यामा चकेवा जो है भाई और बहन के लिए क्या है आपके पास ये समर्पित जो एक त्योहार है। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तो ये त्योहार जो होता है ना सामा चकेवा, ये प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णमासी तक मनाया जाता है। कौन सा? सामा चकेवा। बिहार के अन्य लोक नृत्य यहाँ पे देखेंगे, जैसे विदेशिया हो गया, बिहार हो गया, जट जाटिन कहाँ का है? बिहार का है, डोमकच ये भी कहाँ का है? बिहार का है। इन सभी को आप तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? दोस्तों ताजमहल जो है इसका वास्तुकार कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। उसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का वास्तुकार कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम बात करें ताजमहल की, तो शाहजहां ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कहाँ पे? आगरा में करवाया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो आगरा का जो मोती मस्जिद है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना होगा कौन? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अब शाहजहां के समय में कुछ प्रमुख यात्री भी आए थे, जैसे कि फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर जो है किसके समय में आए थे? तो शाहजहां के समय में आया था। मनुची दोस्तों भी आया था। मनुची कहाँ का था? इटली का था। वो कहाँ किसके समय में आए थे? शाहजहां के दरबार में आया था। पीटर मुंडी की हम बात करें, पीटर मुंडी ये इसने अकाल का वर्णन किया है। इंग्लैंड का था पीटर मुंडी। ये भी किसके समय में आया था? तो शाहजहां के समय में ही आया था पीटर मुंडी। आप तो ध्यान रखेंगे। शाहजहां ने इनायत खां, जिन्होंने शाहजहां नामा लिखा, को संरक्षण दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो आपको बताना होगा कौन है? इनायत खां है। ठीक है, वसावन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे जिसका संबंध आधुनिक उत्तर प्रदेश से था। इन्हें अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। ठीक है, देखिए अबू समद की हम बात करें अगर, तो अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद को सीरी कलम की उपाधि एवं मोहम्मद हुसैन को कश्मीर की जरी कलम की उपाधि से प्रदान किया था। ये दोनों का प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बिम्बिसार की प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों आपको पता है कि जो जीवक है ना किसके दरबार में रहता था? तो ये बिम्बिसार के दरबार में रहता था। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि बिम्बिसार जो था जीवक जो था ना वो कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों जीवक है आपके पास कहाँ का है? राजगिरी का निवासी था। कहाँ का? राजगिरी का निवासी था कौन? जीवक। मगध में हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बिसार थे। उन्होंने 544 पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक मगध पर क्या था? शासन किया था। इसका उपनाम सैन्य था
अस्थाई सेना रखने के कारण से इसका नाम क्या पड़ा था, सैन्य पड़ गया था। ठीक है। अवंती के राजा चंद्रप्रघोत जब बीमार यानी कि पांडु रोग से ग्रसित हुए थे, तो बिंबिसार ने अपने राजभर जीवक को चंद्रप्रघोत की सेवा के लिए उज्जैन भेजा था। कहाँ पे, उज्जैन भेजा था। ये आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके पास गद्यांश प्रश्न पूछा गया था। गद्यांश जो हिंदी प्रश्न होते हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा। ठीक है। आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये भी आपके पास कौन सा है, तो हिंदी का ही सवाल है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाल समय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि पॉलिटिक्स क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। दोस्तों आपको पता है कि विधान परिषद जो है ना, केवल 6 राज्यों में है विधान परिषद। वो कौन कौन से राज्य हैं, तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में क्या है आपके पास, तो विधान परिषद है। ठीक है। तो विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, जिस भी राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद है, ठीक है, विधानसभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन जिस भी राज्य में विधान परिषद है, तो उसमें जो है सीटों की संख्या होनी चाहिए विधानसभा के कुल सीटों का, ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि किसी विधानसभा में 60 सीटें हैं, तो उसका 1/3 यानी कि एक कितना होगा, 20। तो 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। दोस्तों संविधान सभा की हम बात करें तो इसका चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या होता है, चुनाव हुआ था। ठीक है। इसके तहत इस संविधान का निर्माण करवाया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है, इसके जो न्यायाधीश होते हैं इसको पद से कौन हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित होगा तब जाके जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। किसको, तो मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो राष्ट्रपति भी है, लेकिन दोस्तों इससे उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी वाला होगा। राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित करता है, तब जो है आपके पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि की आवाज करते हैं। तो दोस्तों जो आपके पास हाइड्रोजन गैस होती है ना, यही क्या करते हैं, पॉप की तरह आवाज करता है, पॉप ध्वनि निकालता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आप लोगों से, अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार होता है। तो दोस्तों जो अंडे की जर्दी होती है ना, ये कोलाइट का कौन सा प्रकार होता है, ये इमल्सन होता है। कैसा होता है, इमल्सन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इमल्सन। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। जो आयरन का जो चिन्ह प्रतीक क्या होता है, वो होता है कौन सा, Fe। ठीक है। आयरन क्या होता है, लोहा। Fe होता है। एल क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है। एल्युमिनियम दोस्तों। Fe क्या हो गया, पे आयरन हो गया। Au क्या होता है, सोना होता है। Ag क्या होता है, चांदी होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया गया भी है, तो इसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकन अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों जो जल में ऑक्सीजन परमाणु होती है, इसकी संकन अवस्था होती है, वो sp3 की होती है, sp3 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो वो कौन है, राम कुमार जो है आपके पास यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के यहाँ पे लेखक हो जाएंगे राम कुमार। यहाँ पे मुहावरा है, उसको अर्थ को मैच करना है। जैसे कि छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो साथ रहकर परेशान करना। छाती पर पत्थर रखना, इसका अर्थ होता है कि धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना, इसका मतलब होता है कि ईर्ष्या करना। और छाती ठोकना मतलब होता है कि कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, छाती ठोकना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। देखिए राजसभा मतलब राजा के लिए सभा, गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, बिल्कुल सही दे रखा है। रिक्त ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, बिल्कुल सही है। सेना नायक की हम बात करें, सेना का नायक, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों राजसभा होती है ना, राजा के लिए सभा नहीं होती है, राजा की सभा होती है। ठीक है। राजा की जो सभा होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, राज्यसभा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राजा के लिए सभा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमको क्या चूज करना था, जो गलत था। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
डैश में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था। यानी जीव द्रव का नाम किसने दिया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पुरकिंजे के द्वारा जो है जीव द्रव का निर्माण दिया गया था, नाम दिया गया था पुरकिंजे के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा होगा? स्क्लेरेन्काइमा। ये स्क्लेरेन्काइमा जो होती है ये ऊतक पादप है, पादप ऊतक है जो पादपों को यांत्रिक शक्ति जो है प्रदान करता है। कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा प्रदान करता है। हरी पत्ती भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है? दोस्तों हरी पत्ती जो है भोजन को स्टार्च के रूप में क्या करता है? संग्रहित करता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा होगा। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र एकाधिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो 1645 संस्थान यहाँ पे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों जो आरटीआई एक्ट है हमारे पास कब पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में आरटीआई एक्ट को पारित किया गया था, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे मिलेट्स डे भी कहते हैं। तो 2023 में से घोषित किया गया था मिलेट्स डे को, यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों पादप कोशिका में जो है क्या अनुपस्थित होते हैं? जो तारककाय हमारे पास होता है ना, वो क्या होते हैं आपके पास पादप कोशिका में नहीं होता है। जबकि कोशिका भित्ति होता है, प्लास्टिड यानी कि लबक होता है, और रसधानियां, ये सभी क्या होते हैं? पादप कोशिका में होता है। जबकि तारककाय जो है पादप कोशिका में नहीं होता है। तारककाय केवल क्या होता है? जंतु कोशिका में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो जो प्लाज्मोडियम होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है आपके पास? बहुविखंडन होते हैं, बहुविभाजन होता है। किसमें? प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा होगा। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में जो मुकुलन में पर्यावरणीय कारकों के कारण से आनुवंशिकी उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, या देखा गया है कि इनमें क्या होता है? तो लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें क्या है? अपूर्ण वर्तमान है, यानी कि वर्तमान में है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, खेल ही रहा है, इसलिए क्या हुआ? अपूर्ण वर्तमान यहाँ पे इसका आंसर होगा। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत में हम बात करें इसमें दोस्तों सु उपसर्ग जो है इसका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है स्वागत में। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, यानी गलत कौन सा है? बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास को अविश्वास कहते हैं। ये दोस्तों इसे नहीं कहते, इसे बोलते हैं अंधविश्वास कहते हैं। इसे अविश्वास नहीं कहते, इसे अंधविश्वास कहते हैं, इसलिए गलत है। गायों को पालने वाला क्या बोलते हैं? गोपाल कहते हैं, बिल्कुल सही है। गोद लिया गया पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र होता है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र को गोद लिया था। तो किए गए उपकार को मानने वाले क्या बोलते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। इस प्रकार आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुजरात में नवीन क्रॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों जो गुजरात में नवीन क्रॉप मृदा होती है इसे बोलते हैं माटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? माटा के नाम से जानते हैं नवीन क्रॉप मृदा को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और यह क्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो दोस्तों कौन सी है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? तो बिहार में क्या है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? ये मीडियम लोड डिस्पेंस सेंटर में क्या किया इन्होंने? जीत हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये राजस्थान में किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में 2024 में गगन शक्ति अभ्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों लीची का जो अनुसंधान केंद्र है वो बिहार कहाँ पे स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बिहार में? तो गौराल यानी कि वैशाली में स्थित है। आलू विकास कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में है। मक्का विकास कहाँ पे है? मक्का विकास बेगूसराय में है। चावल विकास कहाँ पे है? चावल विकास आरा में है।
राष्ट्रीय लीची कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना वो कहाँ पे दोस्तों? दरभंगा में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तसर सिल्क कहाँ पे? भागलपुर में है। फल विकास कहाँ पे? सबौर भागलपुर में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे? पटना में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा पूसा कहाँ पे है? समस्तीपुर में है। अरेबिक और फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? पटना में है। प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान कहाँ पे? वैशाली में है। SAN सिन्हा शोध संस्थान कहाँ पे दोस्तों? पटना में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? दोस्तों ये मुद्रास्फीति होती है ना, ये जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है इसको। ये मुद्रास्फीति क्या होता है? तो RBI द्वारा जारी की जाती है। जब मुद्रास्फीति मतलब क्या होगा कि जब महंगाई बढ़ जाती है ना, उस इसको क्या बोलते हैं, मतलब मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे साक्षरता दर है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा है और लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? आपको जनसंख्या को क्या करता है तो इफेक्ट करता है, जबकि मुद्रास्फीति जो है जनसंख्या से कोई मतलब उसको नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो दोस्तों राम के पास एक गाय है और उसका दूध स्वयं उपभोग करता है। ये क्या है? तो गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों जो वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, यही सही नहीं है। बाकी अन्य कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं। ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑनेस्टी क्या है दोस्तों? ऑनेस्टी क्या है? तो ईमानदारी क्या होता है? भाववाचक होता है। तो भाववाचक क्या बोलते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस, ऑल मैन मस्ट डाई। तो दोस्तों यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा होगा? विशेषण, वो कौन सा था? ऑल, सभी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, यानी कि उपसर्ग ए से बना हुआ कौन सा शब्द है यहाँ पे? तो अवेक यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है, मिलन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं डिम्ब वाहिनी कहते हैं। यानी कि जो जहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का सामना होता है उसे क्या बोलते हैं? डिम्ब वाहिनी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे भी ध्यान रख सकते हैं। डैश मानव शरीर का सबसे मुख्य समन्वय केंद्र है। तो दोस्तों मस्तिष्क जो हमारे पास होता है, ये मानव शरीर का क्या है? तो मुख्य समन्वय केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण होता है? ये दोस्तों किसका होता है? मोलास्का ग्रुप का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लसिका परिवहन का कार्य करती है, बिल्कुल सही दे रखा है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, ये भी सही है। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि सभी कथन सही है, कोई भी कथन गलत यहाँ पे नहीं दे रखा है। एक अपसारी लेंस किसे कहते हैं? दोस्तों अभिसारी लेंस रहता है ना, अभिसारी, तो अभिसारी बोलते हैं किसे? तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, ठीक है। अवतल को अभिसारी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? अपसारी कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उत्तल। तो उत्तल क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम का सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसके कुछ त्रुटियां कर दी। इस त्रुटियों को सही किया जा सकता है, तो किसके द्वारा सही कर सकते हैं हम लोग? तो ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर भी को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए, तब जाके यह क्या होगा? सही यहाँ पे हो जाएगा। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? दोस्तों संवेग से जो है ना, इसको संवेग 4 गुना हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका वेग, जब भी वेग आधा होगा तो संवेग क्या होगा? यहाँ पे दुगुना हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी संवेग आधा होगा क्या होगा? वेग दुगुना हो जाएगा। विद्युत उपकरण को अतिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी होती है? वो होता है फ्यूज का उपयोग करना। रिक्त स्थान को भरिए। बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? दोस्तों बिहार में कितने हैं? तो 13 क्या है? वन्यजीव अभयारण्य हैं। राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? तो एक राष्ट्रीय पार्क है और एक टाइगर रिजर्व है। ये प्रश्न पूछा गया था, कितने स्मार्टली तरीके से पूछा गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसको मिलान कर दीजिए।
भावर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं और तराई भूमि किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो भावर होता है ना, जो भाबर, ये क्या होता है, छिद्रपूर्ण को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। उसके बाद हम तराई किसे कहते हैं, तराई कहते हैं कि घने जंगल वाले वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो तराई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बांगर होता है, बांगर जो पुरानी जो मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और जो खादर होता है, नई जोड़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि सुमेलित कीजिए किसको, नदी को, और उसके सहायक नदी से सुमेलित कीजिए। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वैनगंगा, पेनगंगा आपने सुना होगा, ये क्या होते हैं, तो गोदावरी की सहायक नदी होती है। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा दोस्तों क्या हो जाएगी, कोसी आपकी क्या होगी, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। कृष्णा किसकी होगी, तो कृष्णा किसकी होगी, कृष्णा होगी कोयना नदी की, किसकी, कोयना नदी की कृष्णा हो जाएगी। और उसके बाद जो कावेरी है ये आपके पास अमरावती का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है, ठीक है। दोस्तों के पास जो थोरियम है, थोरियम ये आपको कहाँ मिलता है, तो मोनोजाइट मिलता है। और सबसे अधिक थोरियम कहाँ मिलता है आपको, तो केरल राज्य में हमें देखने को मिलता है सबसे अधिक थोरियम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट, इसका आपको पेसिव चूज करना है दोस्तों। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, ये क्या आपके पास पेसिव सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, अर्बन का आपको बताना है कौन सा, तो अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स बताना है अर्बन का। तो दोस्तों क्या होगा, र्यूड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दो संख्या जिनका योग 28 दे रखा है और गुणनफल 187 दे रखा है, दो संख्या कौन सी होगी, बहुत ही ईजी है, ऑप्शन नंबर 11 और 17 इसका आंसर हो जाएगा। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है, तो कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी दूरी निकाल लेंगे। दूरी क्या होता है, 4 गुना समय होता है, तो 50 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 150, यानी दूरी हमारे पास कितना हो गया, 150 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूरी हमारे पास 150 किलोमीटर हो गया है, तो पहले कितना लगता था, 3 घंटे लगता था। अब कह रहा है कि पहुंचने में 2.5 घंटा का समय लगेगा, आधा घंटा कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना है, ठीक है। तो स्पीड को हम क्या करेंगे, देखिए 150 किलोमीटर हो गया ना, तो आधा घंटा कम करने के लिए स्पीड क्या करेंगे, कार की चाल 250 गुना 2/5 यानी कि दूरी बटे समय कर दिए, तो कितना निकला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो अब इस समय वृद्धि कितना हो, पहले कितना था, पहले 50 था, अब 60 हो गया, कितना वृद्धि हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ पे क्या हुई, वृद्धि हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, तो आप पढ़ेंगे। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अगला कथन कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये कथन सही है, जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बिल्कुल समान होती है, ये सही है। जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत दे रखी है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद ज्ञात कीजिए दोस्तों, आप ज्ञात कर लीजिएगा, इतना आपका आंसर वो हो जाएगा। डैश में एसईआर विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यकृत कोशिकाओं जो दोस्तों ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। कॉलम एक को कॉलम दूसरे सम्मिलित कीजिए दोस्तों। जो रक्त होता है ना, ये क्या होता है आपके पास, तरल से जो उत्तक होता है, यानी 3 का 1 आंसर होगा। तो 3 का 1 कहाँ पे दे रखा है, 3 का 1 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है यहाँ पे। उपकला उत्तक की दोस्तों हम बात करें तो उपकला उत्तक क्या होता है, एक सेकेंड, तो 1 का 3 होगा ना, इसमें गलत आंसर दे रखा है शायद। देखिए द्रव द्रव संयोजी उत्तक क्या है, रक्त है, यानी रक्त हो गया, यानी 1 का 3 होना चाहिए या 3 का 1 होना चाहिए। उसके बाद उपकला उत्तक क्या है, त्वचा है, यहाँ यहीं देखिए। जोड़ों की सतह क्या है, तो उपास्थि दे रखा है, और तंत्रिका उत्तक क्या आपके पास, स्पाइनल कोड दे रखा है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरेट द्वारा एक प्रयोग किया गया। उन्होंने जो गैस ली थी वो गैस कौन सी थी, तो दोस्तों वो गैस थी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन वो गैस थी, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता। अगला प्रश्न है कि एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, उसे बना लीजिएगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक न्यूमेरिकल है, इसे आप बना लीजिएगा, इसका आंसर 36 आ जाएगा,
ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से गमन करती है? दोस्तों ठोस में क्या होता है, ध्वनि सबसे अधिक गति से गमन करता है, तो ठोस कहाँ पे, स्टील यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं, जो कावेरी नदी, सॉरी गोदावरी नदी को क्या कहते हैं हम लोग, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। कैसे, गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। कैसे, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर से आपके पास मिलान करना है, कोयना, इतुरनगम, सरिस्का और चंद्रप्रभा। देखिए सरिस्का आपको याद होगा, सरिस्का कहाँ पे, राजस्थान में है, तो 3 का 1 कहाँ पे है, 3 का 1 यहाँ पे है, 3 का 1 यहाँ पे है, ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों आंसर हमारा नहीं होगा। चंद्रप्रभा कहाँ पे, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, यानी कि 4 का बी होगा, 4 का बी यहाँ पर भी है, 4 का बी यहाँ पे नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। यानी 1-2 आप देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उस वक्त जो बिहार के राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगो। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे उस वक्त बिहार के राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे मुख्यमंत्री। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आप लोगों से यहाँ पे कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें हैं? दोस्तों बिहार विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं, वो कहाँ सीटें हैं? एक मनिहारी में, एक कोटड़िया में। एक कहाँ पे, मनिहारी और कोटड़िया में। आप देख पा रहे होगा, मनिहारी कहाँ पे, कटिहार में, और कोटड़िया कहाँ पे, बांका में स्थित है। तो 2 ही सीटें जो क्या है किसके लिए, तो ST के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है बिहार विधानसभा में। डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। ये सामंत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पलीबंगा हमारे पास पुरातत्व स्थल है, ये भारत के राजस्थान राज्य में हमें देखने को मिल जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, इसकी दरगाह कहाँ स्थित है? ये दरगाह कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे आपके पास, बेंगलुरु में स्थित है। कौन सा? इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। ठीक है। इसरो स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आप तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो दोस्तों जो वायु हमारे पास है, ये क्या मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, वायु। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? ऑप्शन बी सबसे अधिक। देखिए यहाँ पे पोटेशियम सबसे अधिक होता है ना, घटती, पोटेशियम सबसे अधिक, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। यहाँ देखिए सबसे नीचे क्या होता है, सोना होगा। सबसे नीचे क्या है, सोना है। ठीक है। उससे ऊपर सिल्वर, उससे ऊपर मरकरी, उससे ऊपर कॉपर, उससे ऊपर हाइड्रोजन, उससे ऊपर लेड। याद रखिएगा। यहाँ पे द्विघात समीकरण है, इसका आंसर ए का मान नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर से एक ब्याज निकालना दोस्तों, सिद्धांत ब्याज है, बहुत सिंपल है, आप लोग निकाल लीजिएगा। 750 इसका आंसर हो जाएगा। 10A दे रखा है, नीलम बट आधार दे रखा है, कोस का वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 ईस्वी को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो वो मिडियाबियो और ओवेसिया ने इसका नेतृत्व किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो पुंडलिंग प्रक्रिया द्वारा अच्छा लोहा बनाना संभव यहाँ पे हो पाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के अंतिम विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किस दिन के रूप में मनाने का आह्वान किया था? दोस्तों वो शोक दिवस के रूप में उन्होंने मनाने का आह्वान किया था। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सेकंड फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने की घोषणा किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, राखी दिवस। ठीक है। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी? तो पटना उसको राजधानी मिली थी 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा मिला था और पटना इसकी राजधानी बनी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। जल में अणु में कितने बंध की प्रकृति कैसी होती है? तो जल में जो अणु होती है दोस्तों, इसकी जो बंध की प्रकृति होती क्या होती है, हाइड्रोजन आबंध होता है जल में। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? तो कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 5 हो जाएगी। आप लोग याद रखिएगा। अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण क्या होते हैं? तो 2 आवेशित हीलियम आयन होते हैं, ये क्या होते हैं, अल्फा कण होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न आपके पास है कि वह फील्ड की तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं प्राइमरी की कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट प्रोसेसिंग को जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों? तो ये काम करता है मदरबोर्ड का काम है ये सब। अगला प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो आप यहाँ पे देखेंगे संरक्षित वन है, आरक्षित वन है, राज्य वन है, जबकि अवर्गीकृत वन जो यहाँ पे वो नहीं होगा। ठीक है। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? दोस्तों रैमपेज यहाँ पे मिसाइल हो जाएगा। कौन सा? रैमपेज। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे हैं, जो श्रीलंका के थे। गोटबाया राजपक्षे, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? तो ससुर थरूर जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। और दोस्तों आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नाग होता है हमारे पास, नाग, यही क्या आपके पास एंटी टैंक मिसाइल है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए सेट नंबर 1 को यहीं पे कवर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोग कहेंगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।